डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, दो और यूनिट्स होते हैं जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। जैसे प्लेन एंगल का क्या होता है, ये भी लिख लेना कॉपी में। प्लेन एंगल का क्या होता है? रेडियन। और हमने इलेक्ट्रो में पढ़ा हुआ है, सॉलिड एंगल का क्या होता है यूनिट? बोलो बेटा। स्टेरेडियन। स्टेरेडियन होता है। हाँ, स्टेरेडियन। तो ये भी आप लिख लेना, दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में है। तो आपको मैं बताता हूँ कौन कौन से क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहला मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सेलरेशन। दूसरा आप लिख सकते हो मोमेंटम। तीसरा लिख सकते हो फोर्स। चौथा लिख सकते हो वर्क। पांचवा पावर। छठा एनर्जी। सातवां टॉर्क। ये सबको आपको लिख के बताना है। आठवां फ्रीक्वेंसी। नौवां एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। 10वां एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। 11वां एंगुलर मोमेंटम। 12वां मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सारे 11 के टॉपिक देख रहे हैं, फिर 12 पे भी आते हैं। तीसरा आप परमिटिविटी। 14वां आप लिख सकते हो कैपेसिटेंस। 15वां रेजिस्टेंस। 16वां सरफेस टेंशन। सब लिख के बताना फटाफट। सरफेस टेंशन। फिर रेजिस्टेंस वगैरह इंपॉर्टेंट है ना, परमिएबिलिटी। ठीक है। और और जो जनरली यूज आता है ये सारी चीजें, रेजिस्टेंस, सरफेस टेंशन हो गया, परमिटिविटी हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, वोल्टेज, ये इंपॉर्टेंट है। और एक आप लिख सकते हो सरफेस टेंशन। तो देखते हैं कौन जल्दी से फास्ट सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के बता देता है। प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि हो सकता है डायमेंशन के एक आधे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में ना। तो ये मैंने आपको 19 फिजिकल क्वांटिटी दी है, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है और बताना है क्या क्या आएगा फास्ट। वो करंट का सीजीएस बायोटी होता है ना, चेक कर लिया सबने?
क्या क्या आएगा? कितने हो गए? सर अभी 12 पे। ठीक है। ये लास्ट वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा है। परमिटिविटी हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, इन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से सही से निकालना, खुद से ट्राई करना, इधर उधर से कॉपी मत मारना। इसका हो जाएगा बोलेगा। कल कोई क्लास शेड्यूल है क्या इवनिंग में? हाँ सर। ठीक है, तो कल ही मैं एड करा दूंगा। कहाँ तक पहुंचे? जल्दी करो। चेक करें वन बाय वन। चलो यहाँ देखते हैं, एक्सीलरेशन का क्या होगा बताओ। एम को लिखना जरूरी होता है ना, जनरली ये रिप्रेजेंट करते हैं m0 l t-2, ये होगा क्या? यस। ठीक है, LT-2। मोमेंटम को लिखें। मोमेंटम क्या होता है? केजी मीटर, यूनिट पता हो तो आप लिख सकते हो। मोमेंटम क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड। केजी मतलब m1, मीटर मतलब L1, पर सेकंड मतलब T-1। सही लिखा है क्या मैंने? यस सर। यस सर। ठीक है। फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन पता है, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m1 L1 T-2, ये आपका फोर्स का हो जाएगा। वर्क का, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? m1 L2 T-2। सही है। पावर, पावर क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो टाइम से डिवाइड करना है। क्या हो जाएगा? m1 L2 T-3। करेक्ट। एनर्जी, एनर्जी का यूनिट सेम होगा जो वर्क का होता है, जूल। यस और नो? तो वर्क का क्या था अपना? M1 L2 T-2। यहां तक कितनों का सही है पूरा?
यस सर। हाँ, टॉर्क क्या होगा? टॉर्क का यूनिट सेम ही होगा जो आपका वर्क का है, न्यूटन मीटर, ये होता है यूनिट। तो वर्क का क्या था? m1। देखो तो फिजिकल क्वांटिटी, देखो इसका और इसका फिजिकल जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम है, तो अगर डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो, क्या वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को बताइए, जरूरी है क्या? नो सर। लिख लो इसको नोट पॉइंट डाल के। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो, इसका मतलब ये नहीं हो कि सेम ही फिजिकल क्वांटिटी को बता रहे होंगे। दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो सकता है, करेक्ट। यहां तक लिख लिए हो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो लिख लेना नोट पॉइंट डाल के कि अगर फिजिकल डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो तो सेम फिजिकल क्वांटिटी बता रहा हो, ये जरूरी नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं, लिख लिया हो तो। देखो अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 1/टाइम पीरियड। तो क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला? m0 l0 t⁻⁻1। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये क्या होगा जल्दी बताइए? ओमेगा क्या होता है? 2πf, सेम ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? m0 l0 t⁻1। सही लिखा क्या मैंने? बोलो। एंगुलर वेलोसिटी क्या इसका भी सेम होगा? एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा बताओ? रेडियन पर सेकंड ही होता है ना। m0 l0 t⁻1। तो आप यहाँ पे देखो, ये तीनों क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? सेम है। आया नहीं है बताइए? तीनों सेम चीज है क्या? नो सर। आगे देखते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बताओ? आई ओमेगा। पहले हम आई का लिख लेते हैं। आई का क्या होगा? केजी मीटर स्क्वायर। तो m1 मीटर स्क्वायर l2 t0। सही लिखा है क्या? यस और नो? अब एंगुलर मोमेंटम है, तो आई इंटू ओमेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा? m1 l2 t⁻1। सही लिखा है मैंने? करेक्ट। यस। हाँ। अब बात करते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी एप्सिलॉन, इसका कैसे निकालें? इसका कैसे निकालें कूलम्ब लॉ बताओ? से निकालें। कूलम लॉ से निकाल सकते हैं। तो हमने देखा था फोर्स बराबर क्या था? 1/4π इंटू क्या था? Q1 Q2 बाई क्या था? r²। तो आपको एप्सिलॉन का लिखना है, कांस्टेंट का तो हटा दो। 4π, ये क्या हो जाएगा? Q1 Q2 और F इंटू r², इस फॉर्म में होगा। यस और नो? तो अगर मुझे एप्सिलॉन का लिखना है डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, तो क्या बनेगा बताओ? क्या बन जाएगा? Q1 Q2 कुलम्ब है, तो इसको करंट के फॉर्म में लिखेंगे। आई बराबर क्या होता है? Q/T। तो Q क्या होगा? आई इंटू टी। होगा नहीं होगा? तो हम इसको लिख सकते हैं, Q1² है ना, Q1 Q2, तो I² साथ में क्या हो जाएगा? T²। सही लिखा है मैंने? बताओ ऊपर वाले का। और नीचे फोर्स है, फोर्स को क्या लिख सकते हो? मास इंटू एक्सलेशन, L T-2। और r² क्या होगा? L2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या बनेगा बताओ? क्या बनेगा? m⁻⁻1, देख लेना, कैलकुलेशन चेक कर लेना। L की पावर क्या हो जाएगा? -3। T की पावर कितना हो जाएगा ऊपर जाके? 4। यही होगा क्या? देखिए तो ध्यान से, सही लिखा है क्या मैंने? और साथ में आई भी है, आई का पावर क्या होगा? 2। आई का पावर क्या हो जाएगा? 2। करेक्ट है क्या? सही है? चेक कर लो। सही है ना? यस सर। हाँ, तो अगर यस सर। एग्जाम में आता है तो आप उसको रटना नहीं है, रटोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप इसको ऐसे डिराइव कर सकते हो ना, कोई खास बात नहीं है। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का कैसे निकालें? यहां तक लिख लिया हो तो मैं आगे बताता हूँ। कैपेसिटेंस का कैसे निकालें?
क्यू बराबर क्या होता है बताओ? सीवी। देखो मैं जिस तरीके से निकाल रहा हूँ, हो सकता है कोई और तरीके से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जो अभी याद आ रहा है वो मैं लिख रहा हूँ। तो क्यू बराबर क्या होता है? सीवी। तो सी बराबर क्या होता है? क्यू बाई वी। हमें क्यू का तो पता ही था, क्या था? आई इंटू टी। वी का निकल जाए तो काम हो जाए। वी हमसे पूछा भी गया यहाँ पे, देखो वोल्टेज। तो वोल्टेज को याद करो, क्या लिखा था? वोल्टेज क्या होता था? जल्दी कौन बताएगा? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यही होता था क्या? वोल्ट का डिफिनेशन याद है क्या सबको? यस सर। हाँ, तो एनर्जी का क्या होता है हमें पता है। एम एल टू टी माइनस टू, यही था क्या एनर्जी? अब इसको हम डिवाइड कर दें किससे? चार्ज से। चार्ज क्या है? आई इंटू टी। तो वोल्ट का मिल जाएगा। तो वोल्ट का क्या मिला हमारे पास? डायमेंशनल फॉर्मूला। वोल्ट का क्या मिल गया डायमेंशनल फॉर्मूला? M1 L2 T-2, एक और माइनस लगेगा, क्या हो जाएगा? T-3 और आई की पावर -1, ये होता है वोल्ट का। अब तुम्हें यहाँ पे वोल्ट का ही यहाँ से उठा के रख दो, तो ये क्या बन जाएगा? M1 L2 T-3 I-1। तो अगर आपको पूरा कैपेसिटेंस का चाहिए तो क्या मिलेगा फाइनली? आई ऊपर जा, एम की पावर क्या हो गया बेटा? -1। एल की पावर क्या हो गया? -2। टी की पावर क्या हो गया? 4। और आई की पावर क्या हो गया? 2। कितने लोग का सही था? खुद से निकाल लिया हो कैपेसिटेंस और मैच कर रहा हूँ। किसी का सही था क्या खुद से? अब इधर का बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है। नहीं, लिख दिया था सरफेस टेंशन, यहाँ लिखा हुआ है, वो 18 ही था। ये हो गया क्या कैपेसिटेंस? कोई डाउट कंफ्यूजन पूछ सकते हो। डन। यस सर। ठीक है, तो हमने कैपेसिटेंस का निकाल लिया। अब क्या बचा? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का क्या होगा खुद से बताओ, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताओ हर्षित? सर वोल्टेज को करंट से डिवाइड करना। हाँ बिल्कुल, V बराबर क्या था? IR। तो R का चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा V/I। V हम निकाल चुके हैं, ये है। और I-1 इसमें और आ जाएगा। तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? M1 L2 T-3 और I की पावर क्या हो जाएगा? -2। सही लिखा क्या मैंने? ठीक है। और क्या बचा? परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी कैसे निकालें? कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। याद है स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला? क्या था स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला? C बराबर 1/√ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन। याद है क्या सबको? इसको यस स्क्वायर कर सर। दो। स्क्वायर कर दो तो सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन। सी का हमें पता है मीटर पर सेकंड होता है। LT-1 का स्क्वायर कर दो। एप्सिलॉन का भी थोड़ी देर पहले निकाला था, वहां से म्यू नॉट का आ जाएगा। कर लोगे ये? हो जाएगा। अब क्या बचा इसके बाद? ये सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है बताओ? सरफेस टेंशन क्या होता था? फोर्स पर यूनिट लेंथ, नहीं? सरफेस टेंशन क्या होता था? फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स का क्या होता था? M1 L T-2, नहीं? और अपॉन L से डिवाइड कर दिया तो क्या बन जाएगा? M1 L0 T-2। सही लिखा है क्या मैंने? करेक्ट।
ये जो लास्ट में बताए थे मैंने, इस पे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में इसमें से आ सकते हैं परमिटिविटी, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, परमेबिलिटी और वोल्टेज। ये इंपॉर्टेंट। कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट है तो पूछ लेना। हो गया बेटा? डन सर। ठीक। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे, इस पे और इंपॉर्टेंट बात करते हैं। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। ये क्या कहता है कि अगर आपको दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है ना, तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम डायमेंशनल फॉर्मूला के भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन है। फोर्स बराबर क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का डायमेंशन अलग है, ए का डायमेंशन अलग है, तो दोनों का आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे हमने पढ़ा सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या था? फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स का डायमेंशन अलग है, लेंथ का डायमेंशन अलग है, दोनों को आप डिवाइड कर सकते हो। लेकिन जब आपको जोड़ना हो या घटाना हो, जैसे अगर मैं बोलूं कि ए प्लस बी बराबर सी है, या मैं बोलूं ए माइनस बी बराबर सी है, तो जोड़ने या घटाने में तीनों जिसको भी आप जोड़ रहे हो सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, है ना। सेम डायमेंशनल फॉर्मूला वाले क्वांटिटी को यहाँ अपन जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। सिंपल सी बात है कि 4 kg में 2 kg ऐड होगा, 4 kg में 1 मीटर तो ऐड होगा नहीं, है ना। सिमिलरली 10 मीटर में 10 सेकेंड ऐड नहीं होगा। तो जब आपको जोड़ना घटाना हो तो सेम डायमेंशनल फॉर्मूला ये क्वांटिटी ही क्या हो सकते हैं? ऐड हो सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो कि ए प्लस बी बराबर सी है या ए माइनस बी बराबर सी है। इसका मतलब ए, बी and C all must have same dimensional formula. All must have same dimensional formula. All must have same dimensional formula. Same dimensional formula. फॉर्मूला होना चाहिए बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यस और नो? समझ में आया मेरी बात? तो जोड़ने घटाने में इस चीज का ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। लेकिन जब आप इसको जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, तो इसको ध्यान रखना है कि सब सेम फिजिकल वाले, सेम डायमेंशनल फॉर्मूले वाले क्वांटिटी को ही जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। क्लियर है ये चीज? लिख लीजिए। लिख लेना तो बोलना। डन सर। अब देखो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिख लो। जितने भी पावर्स होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं ना। पावर्स आर डायमेंशनलेस। पावर्स आर डायमेंशनलेस यानी कहने का मतलब ए की पावर बी है, तो बी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा क्या हो जाएगा? M0 L0 T0। ठीक है। पावर जो भी होंगे वो डायमेंशन लेस होंगे। दूसरा जो ये फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ई की पावर एक्स, है ना, लॉग फंक्शन हो गया, लॉग एक्स, ऑल क्या होते हैं? डायमेंशन लेस। ऑल आर द डायमेंशन लेस। ऑल आर डायमेंशन लेस। ठीक है। और साथ में ये जो थीटा है, ई का पावर एक्स है, लॉग एक्स, ये सभी क्या होंगे? ये सभी क्या होंगे? डायमेंशन लेस हो गए। इसको लिख लो।
साइन थीटा ई की पावर एक्स लॉग एक्स आर ऑल आर डायमेंशनल है, साथ में जो थीटा है एक्स है आर क्या होंगे, डायमेंशनलेस होंगे यार, ऑल्सो डायमेंशनलेस। ठीक है, ये दो चीजें याद रहेंगी। पावर्स क्या होते हैं, डायमेंशनलेस। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस, ये सभी भी क्या होते हैं, डायमेंशनलेस। और इनके जो आर्गुमेंट्स है जैसे यहाँ पे थीटा ई की पावर एक्स लॉग एक्स, ये सब भी आपस में क्या होंगे, डायमेंशनलेस होंगे। ये सभी क्या होंगे, डायमेंशनलेस होंगे। क्लियर है, लिख लो इस चीज को, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं थोड़ा। ठीक है बेटा। हो गया सबका। यस। ठीक है। ठीक है, अब इसमें मैं अगर आपको क्वेश्चंस कराऊं कि एक क्वेश्चन लिखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे, कि पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम t is given by x is equal to a plus bt square plus ct cube plus dt की पावर 4। here a, b, c and d are constants। a, b, c and d are constants। then find out then find out dimensional formula of of a, b, c and d। ओके, बताइए क्या क्या है। सर ए एल होगा, बी एल टी माइनस टू, सी एल टी माइनस थ्री और डी एल टी हाँ माइनस। बिल्कुल सही, क्योंकि ये सभी समेशन में है, इसका मतलब बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स दैट शुड बी इक्वल टू ए, दैट शुड बी इक्वल टू बी टी स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू सी टी क्यूब, एंड ऐसे चलता जाएगा। तो आप देख रहे हो ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका एल, बी का क्या हो जाएगा एल टी माइनस टू, सी का क्या हो जाएगा एल टी माइनस थ्री, डी का क्या हो जाएगा एल टी माइनस फोर। इस तरीके से आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं इसी में, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, लिख लो इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ एक्स बराबर इस फॉर्म में हो, वी नॉट बाय अल्फा इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस अल्फा इंटू टी।
यहाँ पे वी नॉट अल्फा कांस्टेंट है, तो वी नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा और अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा ये बताना। ट्राई टू सॉल्व। वी नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा और अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा ये बताना। चलिए सॉल्व बताइए क्या होना चाहिए। वी नॉट अल्फा कांस्टेंट है, तो ऐसा दिमाग में मत रखना कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। यहाँ पे देखो ये सभी ए बी सी डी कांस्टेंट है, लेकिन सबका डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है। सर अल्फा होगा t⁻⁻1 और वी नॉट होगा l × t⁻⁻1। ओके, चेक करते हैं। सबका यही आ रहा है क्या? तो देखो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो x बराबर क्या लिखोगे, वी नॉट बाई अल्फा माइनस वी नॉट बाई अल्फा इंटू ई टू टी पावर माइनस अल्फा इंटू टी। तो साफ साफ दिख रहा है जो डायमेंशनल फॉर्मूला x का होगा बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देख रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत होगा बोलना बेटा। केवल हर्षित ही जवाब दे रहा है, बाकी लोगों को आ रहा है समझ में? यस सर। फास्ट तो नहीं हो रहा ना? एक्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला वी नॉट बाई अल्फा का भी होगा, और वही डायमेंशनल फॉर्मूला आपको इधर वी नॉट बाई अल्फा इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी का भी होगा, क्योंकि ये सभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेंगे। तो इसका जो डायमेंशन है वही इसका होना चाहिए, वही इसका होना चाहिए। हमें पता है कि एक्सपोनेंट के जो पावर्स होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं, तो अल्फा इंटू टी इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला लेंगे वो डायमेंशनलेस होगा, तो क्या हो जाएगा m0 l0 t0। तो हमें अल्फा का चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला, तो क्या मिल जाएगा, m0 l0 t⁻⁻1। क्या यही बनेगा क्या? आया, यही आया था हर्षित? यस सर। ठीक है। अब हमें वी नॉट का चाहिए, तब यहाँ इन दो को यूज कर लो। अगर मैं वी नॉट का निकालूं तो वी नॉट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो किसके बराबर होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स इंटू अल्फा। और एक्स का हमें पता है, एक्स का क्या था, अब गुप्ता, एक्स का कितना था आपका, L1। तो ये आपका हो गया m0 L1, और साथ में क्या हो गया t−1, यही आया था सबका, करेक्ट। यस सर। तो दीज आर द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा एंड वी नॉट। तो ये था किस पे बेस्ड है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे, कोई खास बात नहीं है। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट पे। सबने लिख लिया होगा आई होप, सबका खुद से आ गया भी होगा। नेक्स्ट अपन जो करेंगे वो देखेंगे यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो नेक्स्ट आप लिखो यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जो सबसे पहला यूज है वो है कि कोई भी फिजिकल रिलेशन जो भी आपको दिया है फिजिक्स में, कोई भी जो आप रिलेशन यूज करते हो वो डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। क्लियर है ये चीज? तो हम इसको बोल सकते हैं पहला यूज है टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ रिलेशन यूज इन फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स या साइंस है ना। टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ रिलेशन यूज इन फिजिक्स, इसका क्या मतलब है? जैसे अगर मैं लिखता हूं कि एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है बेटा, तो अगर ये डायमेंशनली करेक्ट होगा तभी ये करेक्ट रिलेशन होगा,
यानी जो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एस का होना चाहिए वही किसका होना चाहिए, यूटी का भी, और वही किसका होना चाहिए, एटी स्क्वायर का भी। अगर ये डायमेंशनल, अगर ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है तो ये रिलेशन कभी भी फिजिक्स में करेक्ट नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आई है सबको? आया ना? तो एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि अगर कोई रिलेशन जो फिजिक्स में करेक्ट है वो मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। लेकिन जो रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है वो फिजिक्स में भी करेक्ट हो ये जरूरी नहीं है। जैसे अगर आपने ये पढ़ा हो एस बराबर अगर मैं लिखूं यूटी प्लस एटी स्क्वायर, तो ये भी डायमेंशनली करेक्ट है और ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन कौन सा रिलेशन फिजिक्स में वैलिड है, फिजिक्स में मतलब करेक्ट है, बोलो? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो लिख लेना कॉपी के अंदर कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट टू बी ऑलवेज करेक्ट, बट इफ अ रिलेशन इज करेक्ट देन इट मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। समझ में आया क्या बोला मैंने? लिख लोगे? लिख लेना तो बोलना। डन सर। ठीक है, तो ये लिख लिया था ना कि अगर जो डायमेंशनली करेक्ट होगा वो फिजिक्स में भी करेक्ट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो फिजिक्स में करेक्ट है वो मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट होगा। दोनों स्टेटमेंट आप जरूर लिख लेना। दैट इज द फर्स्ट यूज। सेकेंड यूज जो होता है वो होता है एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन के लिए। तो सेकेंड यूज क्या है? टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। यस और नो? टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे अगर मैं बोलूं कि 1 किलोग्राम, और इसको मैं बोलूं सीजीएस में, किसके बराबर होगा जल्दी बताओ? 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो आप देख रहे हो कि जब आप एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट कर रहे हो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जा रही है, लेकिन दोनों का मतलब सेम है। 1 किलोग्राम बोलो या 1000 ग्राम बोलो, बोथ आर करेक्ट, बोथ रिप्रेजेंट द सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यस और नो? तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये देखो, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये इसका यूनिट, तो N1 × U1, ये न्यूमेरिकल वैल्यू N2 × U2। जब आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करते हो तो क्या कौन सी क्वांटिटी चेंज हो रही है, कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है, बताओ? क्या चेंज हो रहा है? न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना? N1 U1 बराबर N2 U2 बराबर N3 U3 बराबर कांस्टेंट होगा। तो अगर आप U1 से U2 में कन्वर्ट कर रहे हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा, बाकी इसकी जो नेट वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। क्लियर है मेरी बात? आया ना? तो अगर मैं बोलूँ कि आपको, ये तो शायद बोर्ड के लिए है, क्योंकि अगर आपको कन्वर्ट करना है, मैं बोलूँ 1 न्यूटन को सीजीएस में कन्वर्ट करो, तो आप आराम से कन्वर्ट कर लोगे बिना इसका यूज किए हुए भी, है ना? लेकिन अगर आपको एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में ऐसा कुछ बोलता है कि आप 1 न्यूटन को कन्वर्ट करो सीजीएस में बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, तो आपको कौन सा कैसे लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्या लिखना है देखो, जिससे अगर मैं बोलता हूँ कि आपको ऐसे कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से, यानी यहाँ पे एसआई से कन्वर्ट करना है सीजीएस में बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, तो कैसे लिखें इसको? आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। N1 U1 बराबर N2 U2 बराबर क्या होगा, ये कांस्टेंट है ना? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लिख लो 1 SI यूनिट, यहाँ पे लिख लो 1 CGS यूनिट। ठीक है बेटा? अब देखो इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, LT-2। तो आपको यहाँ पे लिखना है L1/L2 इसका पावर 1, फिर यहाँ लिखना है T1/T2 इसका पावर -2। अब आप देखो पहले वाले यूनिट में लेंथ का यूनिट क्या होता था, मीटर, तो आप यहाँ पे मीटर लिख दो। दूसरे वाले में लेंथ का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर लिख दो, है ना? इसका पावर 1 हो गया। टाइम का दोनों में सेकंड होता है, सेकंड की पावर -2 लिख दिया।
यहाँ से जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो 10⁻², ऊपर जाके ये 100 हो जाएगा ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 ऐसा यूनिट ऑफ द एक्सिलरेशन, यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होगा, 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई है, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं? ठीक है। यस। हाँ, तो इसको आप ऐसे यूज करके, आपके लिए काम का नहीं है, क्योंकि मैं बोलूँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप फटाक से कन्वर्ट कर लोगे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको स्कूल में 11th क्लास में होते और कोई स्कूल के एग्जाम में बोलता कि कन्वर्ट करो बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, तो आपको इसी तरीके से कन्वर्ट करना था। क्लियर है मेरी बात? इस पे एक क्वेश्चन कराऊं, बोलो तो, ये लिख लिया हो तो। लिख लिया सर। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन लिखो कि हर्षित wants to make his own system of unit. Harshit wants to make his own system of unit in which 1 kg is equal to alpha kg. 1 kg is equal to alpha kg. 1 meter is equal to beta meter, and 1 second is equal to gamma second. Then convert unit of pressure into Hertz's system of unit. Then convert unit of pressure into Hertz's system of unit. Then convert unit of pressure into Hertz's system of unit. क्या आंसर आएगा बताइए? जल्दी बताना। आज मैं इसको खत्म करके जाऊंगा और नेक्स्ट क्लास में अपन एरर से शुरू करेंगे, इसलिए थोड़ा सा जल्दी बता दो क्या आएगा। क्वेश्चन लिख लिया सबने? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हर्षित के सिस्टम में कितने के बराबर होगा, ये बताना। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू हर्षित सिस्टम ऑफ यूनिट क्या आता है बताइए? सर बीटा गामा स्क्वायर बाय अल्फा। बीटा गामा स्क्वायर अल्फा की पावर -1, यही यस। सबका यही आ रहा है क्या? कोई बोल ही नहीं रहा है, चलो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे प्रेशर का यूनिट 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और नीचे आप लिख दो 1 हर्ट्ज सिस्टम ऑफ यूनिट HSU। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होगा, न्यूटन क्या था mL/t-2, मीटर स्क्वायर क्या L², तो ये क्या बन रहा है m1 L⁻⁻1 t⁻²। तो आप जब लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, m1/m2 का पावर 1, L1/L2 का पावर -1, t1/t2 का पावर क्या -2। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो। SI यूनिट में मीटर का क्या होता है केजी, हर्षित के सिस्टम में कितना था अल्फा केजी। लेंथ में क्या होता है वो 1 मीटर, हर्षित के सिस्टम में क्या था बीटा मीटर। टाइम इसका पावर -1 है, टाइम में देखे तो 1 सेकेंड, और हर्षित में क्या था गामा सेकेंड, इसका पावर क्या था -2। जब आप यहाँ से कन्वर्ट करोगे तो क्या क्या मिल रहा है, अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर +1, और गामा की पावर +2। यही बन रहा है, यस और नो? मैं बोल सकता हूँ कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितना होगा, अल्फा की पावर -1, बीटा गामा की पावर +2,
HSU। क्या तुम्हें समझ में आया मेरी बात? किसी का मैच हुआ था क्या? हर्षित, मैच हुआ था क्या तुम्हारा आंसर? सर मेरा ही सिस्टम है, मैच तो हो ही जाएगा। अच्छा, मैच हो जाएगा, ठीक है। बाकी लोग बताओ। यस यस सर, हो गया था। ठीक है, बिल्कुल सही। इस तरीके से आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। चलो, अब लास्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट यूज है। इसी पे क्वेश्चंस आएंगे, अगर डायमेंशन के क्वेश्चंस आते हैं मेंस वगैरह के एग्जाम में। तो एडवांस में तो कम चांसेस है, लेकिन मेंस में अगर आएगा तो इसी यूज पे आएगा। तो तीसरा जो यूज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या है कि टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन, टू एस्टेब्लिश, टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये देखो, इसका क्या यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हर्षित जो है वो रिसर्चर बन गया है ना, साइंटिस्ट बन गया। अब साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, जैसे आपको टाइम पीरियड का सिंपल पेंडुलम का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो अगर हमें आप कोई भी एक्सपेरिमेंटली कोई रिलेशन निकालना है, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो आपने क्या देखा कि इसका जो टाइम पीरियड इसको आप मेजर कर रहे थे, वो मान लो डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे। आपने एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा कि लेंथ को चेंज करने पे टाइम पीरियड भी चेंज हो रहा है। सिमिलरली आपने क्या देखा, ये टाइम पीरियड ऑल्सो डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो अब हम चाहते हैं कि इनके बीच में एक रिलेशन निकालें। तो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके आप इनके बीच में एक रिलेशन निकाल सकते हो। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो कांस्टेंट होगा, जैसे आप कहाँ तक क्या निकाल पाओगे, हमें क्या पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G। तो आप ऐसा निकाल पाओगे T बराबर सम कांस्टेंट इंटू L/G। तो एक रिलेशन लगभग आप एस्टेब्लिश कर लोगे। केवल न्यूमेरिकल कांस्टेंट नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि न्यूमेरिकल कांस्टेंट क्या होता है, डायमेंशनलेस, यस और नो। लेकिन आप एक अप्रोक्सीमेट रिलेशन निकाल पाओगे। ये कांस्टेंट हो सकता है, फर्दर एक्सपेरिमेंट करो तो ये इसकी वैल्यू भी निकल जाएगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज है कि अगर आपको मान लो कोई रिलेशन भूल गए हो और तुम्हें डायमेंशंस पता है, या ये भी पता है कि कौन कौन से पैरामीटर पे वो क्वांटिटी डिपेंड कर रहा है, तो उसके बेसिस पे आप एक रिलेशन निकाल सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई है सबको? यस। ये है ना काम की चीज। अगर आपको आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपने देखा कि ये क्वांटिटी जो है इन फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो इनके बीच में क्या एक रिलेशन होगा वो आप निकाल सकते हो। बस इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसके साथ जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट होगा वो आप डिड्यूस नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी आप एक अप्रोक्सीमेट रिलेशन निकाल लिया, तो उस कांस्टेंट को भी फर्दर एक्सपेरिमेंट करके आप निकाल सकते हो। तो एक तरह से आपको रिलेशन निकालने में बहुत ज्यादा मदद करता है डायमेंशनल एनालिसिस। क्लियर है मेरी बात? इसको लिख लो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिख लेना, हो गया तो बता। डन सर। ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि क्वेश्चन ऐसा है कि स्पीड ऑफ साउंड, आप एक्सपेरिमेंट करो, आपने ऐसा देखा कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन प्रेशर एज वेल एज डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम, देन एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन देम, देन एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन देम। कैसे एस्टेब्लिश करें, तो मैं आपको एक बता देता हूं, फिर बाकी सवाल आप खुद से कर सकते हो। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन प्रेशर एज वेल एज डेंसिटी। हमें क्या पता है स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर और डेंसिटी में। हमें एक रिलेशन चाहिए, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे प्रेशर लिख दो। और किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड पे, तो वी लिख देता हूँ। और किस पे डिपेंड कर रहा है आपको, डेंसिटी पे, तो रो लिख देता हूँ। अब हमें इसका पावर नहीं पता, तो आप इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। क्लियर है बेटा? तो हमने एक ऐसा रिलेशन निकाल लिया। अगर हम ए और बी का वैल्यू निकाल ले,
तो हमारा एक अप्रोक्सीमेट रिलेशन मिल जाएगा, है ना। तो हम निकालते हैं कैसे होगा। तो प्रेशर का भी हमने पढ़ा था, क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स क्या था, M L T - 2, एरिया क्या था, L2। ये कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा आपका, M1 L - 1 T - 2, सही है। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, L T - 1 की पावर A, L T - 1 इस पूरे का पावर क्या हो गया, A। डेंसिटी क्या होता है, kg/m³, kg/m³, तो M L - 3, सही है। और ये तो T0 ही है, इसका पावर क्या हो गया, B। किधर है बेटा यहाँ तक। अब आप इसका पावर कंपेयर कर लो, यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ, M की पावर B, L की पावर कितनी हो जाएगी, A - 3B, और T का पावर क्या हो जाएगा, -A। और यहाँ पे क्या है, M1 L की पावर -1 T की पावर -2। तो यहाँ से आप आराम से देख सकते हो कि A और B की वैल्यू कितनी होगी। तो देख के बताओ, कंपेयर करो पावर, तो B बराबर आपका 1 हो गया, A - 3B, ये कितना हो गया, -1, और लास्ट में क्या था, -A, ये कितना हो गया, -2। तो देख पा रहे हो A की वैल्यू कितनी है, 2, और B की वैल्यू कितनी है, 1। सही है क्या, सही लिखा है मैंने, कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ। ये 0, यहाँ पे -1, ठीक है। तो जो हमारा ये रिलेशन बनेगा, क्या बन जाएगा, प्रेशर बराबर, हमें स्पीड चाहिए था, कोई बात नहीं, प्रेशर बराबर, ये मैंने उल्टा लिख दिया है क्या, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन प्रेशर, उल्टा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, फिर भी आ जाएगा। तो P बराबर क्या है, V की पावर A कितना था आपका, 2, और रो का पावर क्या था, B कितना था, 1। तो हमें V चाहिए, तो V निकाल सकते हो, V² क्या हो जाएगा, P/रो। तो V क्या हो जाएगा, √P/रो। एक्चुअली मैंने थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, फिर भी सही है। V को इधर लिखना चाहिए था और P को इधर लिखना चाहिए था। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो तुम लोग, वैसे Yes, रिलेशन सही sir. आया। हाँ, को अब कैसे भी मैंने लिख दिया है, लेकिन जैसे जो क्वांटिटी जिस पे डिपेंड करती है, तो जो क्वांटिटी डिपेंड करेगी उसको आप LHS पे लिखो, और जिन पे डिपेंड करे उसको RHS पे लिखो। लेकिन यहाँ से भी आप सही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि LHS RHS क्या है, आपस में डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने A और B निकाल लिया। तो इस तरीके से हमें मिल गया कि वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, √P/रो। तुमने पढ़ा भी होगा, स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, √P/रो, याद है सब लोग। यस सर। हाँ, तो इस तरीके से आप रिलेशन निकाल सकते हो। ऐसे कोई भी रिलेशन आपको एग्जाम में दे देगा, बोलेगा कि ये क्वांटिटी इन इन फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, तो एक रिलेशन बताओ। तो आप यहाँ से पावर को कंपेयर करके A B C की वैल्यू निकाल के आप एक रिलेशन निकाल सकते हो। तो दैट इज द थर्ड यूज ऑफ डायमेंशन, डायमेंशनल एनालिसिस, करेक्ट। कर लोगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो थर्ड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट, केवल पावर्स को कंपेयर करना है। लिख लिया सबने, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन पूछ सकते हो। डन सर। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं कि लिमिटेशंस क्या है डायमेंशनल एनालिसिस के। दीज आर द एडवांटेजेस, लिमिटेशंस क्या क्या है। तो लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, मल्टीपल फिजिकल क्वांटिटीज के सेम डायमेंशन हो सकते हैं। क्या बेटा, मल्टीपल फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम हो सकते हैं। हाँ एक तो वो हो गया लिमिटेशन। दूसरा, जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है वो आप वो डायमेंशनलेस होते हैं, आप उसको डिड्यूस नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो ऐसा लिख लो कि अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, पहला तो ऐसा लिख लो, और डायमेंशनली
और डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन need not to be always correct, need not to be always correct। पहली चीज तो ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन हमेशा सही हो जरूरी नहीं है। अभी बताया था एस बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, ये डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन रियल में करेक्ट नहीं है। दूसरा, न्यूमेरिकल कांस्टेंट को आप डिड्यूस नहीं कर सकते। जैसे आपने टाइम पीरियड बराबर निकाला 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G, तो आप L/G तो निकाल दोगे लेकिन 2 पाई नहीं निकाल पाओगे, है ना। न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स cannot be deduced by dimensional analysis, ठीक है बेटा। न्यूमेरिकल कांस्टेंट को आप डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल सकते। तीसरा, ये रिलेशन तभी वैलिड होगा जब आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रिलेशन हो। जैसे थर्ड वाला जो यूज था, हमने क्या देखा, प्रेशर, वेलोसिटी, डेंसिटी, यस और नो। लेकिन ये रिलेशन फेल हो जाएगा अगर कोई एक्सपोनेंशियल रिलेशन हो, ट्रिगोमेट्रिक रिलेशन हो, है ना, तो उसको आप नहीं यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। तो तीसरा बोल सकते हो इट फेल्स इन एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक ट्रिगोमेट्रिक मेट्रिक रिलेशनशिप, ठीक है, वहां पे आप इसको डिड्यूस नहीं कर सकते। क्लियर है मेरी बात। और प्रोडक्ट टाइप का होगा तभी निकाल पाओगे, है ना। तो दी जाते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज। एक और चौथा तो आपने बता ही दिया था कि मल्टीपल, वैसे वो डिसएडवांटेज नहीं है कि एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, तो ये लिमिटेशन में नहीं आया। ठीक है बेटा, आया ना। तो ये तीन है बेसिक, कि एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन हमेशा करेक्ट हो ये जरूरी नहीं है। दूसरा, न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स को आप डिड्यूस नहीं कर सकते। तीसरा, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक ट्रिगोमेट्रिक रिलेशंस में फेल हो जाता है। ठीक है, लिख लिया सबने, टाइम भी हो गया। यस सर, लिख लिया। हाँ, अब ये बचता है आपका वो एरर, है ना। तो क्लास नहीं है, मैं कल लाइव क्लास ले लूं क्या एरर पे, बताओ। एरर थोड़ा सा बचता है, आपको वो दिखाना ही पड़ेगा मुझे, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज। और शायद आपका संडे को मैंने देखा है सारे बैच का कंबाइंड क्लास लगा हुआ है ना, तो वो शायद सर रिवीजन क्लासेस होंगे। हाँ, संडे को पेपर है। सैटरडे को लगा हुआ है कंबाइंड क्लास। हाँ, मेरे ख्याल से सैटरडे को हमारी हाँ, फर्स्ट वो क्लास है, जैसे जिसमें वो कंबाइंड सारे है। बैचेज मिला के कोई क्लास है, मैंने टाइम टेबल में देखा। उसमें शायद आपका रिवीजन, पता नहीं कैसे क्या क्लासेज होंगे, उसमें क्या डिस्कस होगा। तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो बच रहा है वो मैं कल करा दूंगा, क्योंकि इस हफ्ते कोई क्लास नहीं, कल कोई क्लास नहीं है ना तुम्हारी। नहीं सर, कोई नोट। क्लास नहीं। तो कल मैं एरर एरर में जो बचा हुआ है आपका स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, 1-1.5 घंटे का टॉपिक है, वो मैं करा देता हूँ। उसके बाद जो तुम बोलोगे, जो भी टॉपिक तुम्हारा वीक है, और इसके बाद तो फिर यार तुम स्कूल का एग्जाम रहेगा, बीच में कभी तुम्हारा टाइम मिलेगा